मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग या मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। यह मुद्रा होता क्या है और बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा क्या है। तो यह एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी किसी चीज का खरीदने और बेचने, परचेज और सेल, इस दोनों के लिए जिस चीज का यूज होता है उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा की शुरुआत कब से हुई और इसका वैल्यू कैसे, अगर हम सोचते हैं कि इस कागज के नोट का वैल्यू कहां, कब, कैसे होता है, ये जाने। दूसरा चीज ये भी कि क्या कागज का जो नोट होता है उस नोट पे जितने अमाउंट लिखे रहते हैं, क्या कागज की उतनी वैल्यू है? तो ये सारी बातें हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये मनी क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में यह टर्म है कि यह एक विनिमय का यानी लेन देन का साधन है। जब मनी नहीं था तो वह हम कैसे काम करते थे, तो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि भारत में क्या सिस्टम था। तो देखिए, भारत में सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं वस्तुओं का लेन देन। बार्टर सिस्टम एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी कि एक वस्तु के बदले वस्तु। अब यहां पर कोई भी आइटम हमें पसंद नहीं है। मान लीजिए कि एक आदमी को पेन चाहिए और दूसरे को वॉच। अब आप सोच लीजिए कि दोनों के प्राइस में बहुत अंतर है, तो कैसे लेन देन करें? अगर हम वैदिक युग की बात करें तो ऋग्वेद में एक्सचेंज का मीडियम गाय थी, यानी काऊ के हिसाब से। अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा वस्तु खरीदने पर उसे कैसे ले। और बार्टर सिस्टम की बात करें तो मान लीजिए कि एक गांव है और वहां प्रोडक्शन होता है आलू का, और दूसरा गांव है वहां प्रोडक्शन होता है टमाटर का। अब ये दोनों के बीच में 20 किलोमीटर, एंशिएंट पीरियड में तो 20 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती थी। तो अगर गांव वाले अपने ही गांव में सपोज कीजिए कि 1 केजी के बदले टमाटर मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, दूसरे गांव में टमाटर की अधिकता है, तो ये दोनों अपने अपने आपस में एक्सचेंज जो करता था मीडिएटर, ये बहुत फायदा लेता था। 1 केजी आलू बराबर 10 केजी टमाटर। अब ये जहां टमाटर होता है वहां 10 केजी, जस्ट ये रिवर्स होता है 1 केजी टमाटर। अब इस गांव के लोगों को टमाटर की जरूरत थी तो वो हेवी मात्रा में उसे परचेज करते थे। इस गांव में आलू की जरूरत थी। तो कहने का मतलब कि बिचौलिया बहुत ज्यादा फायदा कमाता था। और तो कभी कभी तो बेवकूफ बना दिया जाता था। जैसे आपको एक पेन आपको चाहिए, दूसरे को चाहिए घड़ी। अब घड़ी की कीमत 2000, पेन की कीमत 100 रुपए। अब दोनों में कितने का अंतर है, लेकिन लोग इस गैपिंग को नहीं भर पाए। और मुद्रा ही एक ऐसा है जो उसका निश्चित कीमत लगाता है। तो यह सिस्टम हमारे यहां एंशिएंट पीरियड में, खास करके जब गाय का लेन देन होता था तो उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। बार्टर सिस्टम में भी आपका बहुत ज्यादा मुश्किल था कि अगर मान लीजिए कि गांव में बहुत सारे ऐसे हैं, अगर भारत का टोपोग्राफी देखिएगा तो कहीं का बिजनेस उल है, तो कहीं का बिजनेस काऊ है, काऊ मिल्क है, कहीं का बिजनेस ये भेड़ों से है, तो कोई बकरी से कमाता है, कोई खेती करके कमाता है, कहीं चावल अधिक होता है तो कहीं गेहूं। तो एक दूसरे को लेने के लिए ये लोग, अब जो दूर व्यापार करेगा वो फायदा में रहेगा, लेकिन अगर आपस में लेन देन करना हो तो काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए लोगों ने एक नया सिस्टम चलाया, किसी आइटम यानी जैसे काऊ को रखा, फिर काऊ के बाद इसमें बदलाव हुआ
और गोल्ड को रखा गया। शुरू से ही गोल्ड बहुत ज्यादा पसंदीदा और एक चीज जान लीजिए जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, बहुत जल्दी बदलने वाला, बहुत जल्दी खरीदने या बिकने वाला आइटम था। लोग इसे पसंद करते थे, तो इसे हिरण्य कहा जाता था, हिरण्य। तो गोल्ड एक ऐसा वस्तु था, लेकिन उसका शेप नहीं था, क्वाइन शेप में नहीं आया। सबसे पहले अगर क्वाइन सिक्के आए तो उसे कहते हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क यानी इसे आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्रा यानी पंचमार्क। एक्चुअली उस समय ढालने की कोई परंपरा नहीं थी, तो ढालने की परंपरा नहीं थी, इसलिए वो लोग क्या करते थे कि एक निश्चित सा स्टैंड बना लेते थे और गोली जिस धातु को बनाना था उस धातु को उसको रख देते थे और ऊपर से हैमरिंग करके इसे, और हैमर पे जो पंच छपा रहता था और जो इस पे उस ठप्पे पे उस क्वाइन पे निशान आ जाते थे, जो भी रहे, तो इसे पंचमार्क। अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन में ये चॉक, खड़िया जिसको बोलते हैं चॉक, या मिट्टी के क्वाइन मिले। मिट्टी के क्वाइन जिसमें बहुत सारा अलग अलग लिपियां लिखी रहती है और बहुत सारे जानवर बने रहते हैं, ये टेराकोटा भी कहते हैं। टेराकोटा या आहत सिक्के, हिंदी में इसे आहत सिक्के कहते हैं। तो यहां पे शुरुआत यह सिक्का इंडस सिविलाइजेशन में मिला। पंचमार्क सिक्कों में धातु का प्रयोग किया गया। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले धातु का प्रयोग किस धातु का सिक्के यानी मुद्रा के रूप में किया गया, तो पहला है सिल्वर यानी चांदी। सिल्वर पहला मेटल है जिसको क्वाइंस के रूप में प्रयोग किया गया। हालांकि उससे पहले सोने क्वाइंस नहीं चलते थे, ये गोल्ड एक्सचेंज का मीडियम जरूर रहे थे, लेकिन अमाउंट में। इसके बाद अगर एंशिएंट हिस्ट्री देखें तो न केवल सीसा बल्कि कई धातुओं का प्रयोग किया गया। देखिए इन धातुओं में सबसे पहले सिल्वर, चांदी, लेड, सीसा। यहां सीसा मतलब कांच नहीं, सीसा मतलब ग्लास नहीं, यहां सीसा का मतलब है लेड, पीवी। गोल्ड, तांबा, टीना, पीतल, लोहा इत्यादि का सकता है। लोहा कम कहिए, स्टील। अब आपको बता दें कि सबसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में, पूछा जाता है कि फर्स्ट क्वाइन किस चीज से बने। पहला चांदी से बना, पहला मुद्रा चांदी। फिर पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, फर्स्ट गोल्ड कॉइन। इशूड बाय इंडो ग्रीक। पहला इस सिक्का भारत में हिंद यूनानियों ने चलाया, लेकिन भारतीयों में सबसे पहले कुषाणों ने चलाया। कुषाण। कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद इसी में पूछता है कि सबसे प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सिक्के, गोल्ड कॉइन किसने चलाया, तो वो चलाए थे
गुप्तों ने, गुप्त डायनेस्टी ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। फिर पूछता है कि सीसा के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। अब आता है इसके बाद तांबा, लोहा, पीतल, टीना इत्यादि का। एक और क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट टाइम सिंबॉलिक कॉइन किसने चलाया था, यानी सांकेतिक मुद्रा? सबसे पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। हालांकि कहा जाता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन यही था। अगर तुगलक पीरियड में देखा जाए, दिल्ली सल्तनत का ये शासक था और इसे पागल, रक्त पिपासु और बहुत सारे उपनामों से जानते हैं। लेकिन इसने पहली बार इसके खजाने में सिल्वर की कमी हो गई और सिल्वर के जितना मूल्य था उतना ही मूल्य के, यानी इतना ही मूल्य के कांसा बोलते हैं कॉपर और प्लस टीना को मिला के कांसा बनता है, ब्रोंज। ये ब्रोंज का और पीतल का सिक्का चला है, ब्रास। ब्रोंज और ब्रास ये दोनों के सिक्के इसने चलाए। अब चूंकि यह फ्लॉप किया, आपको बता दें कि उस समय पंचमार्क सिक्के चलाए जाते थे, ढालने की परंपरा नहीं थी या विधि नहीं जानते थे। इसलिए लोगों ने, चूंकि खाना, गरीबों का खाना पीतल और कांसे में होता था, इसलिए उसे गलाकर और इजी में बना दिए। कहा जाता है कि नकली सिक्कों का इतना ढेर रहा, लोगों ने टैक्स में इतना दिया कि अगले 200 साल तक जहां खजाना रखा जाता था उसके बाहर सड़क पर सिक्के फेंके हुए थे नकली सिक्कों का। तो आप सोच सकते हैं कि आज हमारे पास जो मुद्रा है वो सांकेतिक मुद्रा ही है, लेकिन इसने अपने शासन के, क्योंकि इसके शासन के 300 साल बाद, 200 साल बाद चीन में या अदर्स कंट्री में सांकेतिक मुद्रा चलाए गए, लेकिन इसने पहले सोच रखा था। हालांकि मंगोल में वैसा प्रचलन था जिसी से उसने एडॉप्ट किया था। तो खैर, यहां पे जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो सिंबॉलिक कॉइन्स था, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया, जो कि फ्लॉप साबित हुआ। अब हम बात करते हैं आधुनिक प्रणाली की। हमारे यहां देखिए, रोमन काल से भारत स्पाइस यानी मसाला का ट्रेड करता था, खास करके ग्रीस यानी यूनानी से, ग्रीस वाले, ग्रीस के लोगों से ये ट्रेड करता था। और ग्रीस वाले हमारे यहां काली मिर्च, जिसका ब्लैक पीपर कहते हैं, इसे काफी खरीदते थे। काली मिर्च इतना प्रिय कि हम लोग यूनानियों को संस्कृत में यवन कहते थे, यानी ग्रीस के वासियों को हम यवन कहते थे और काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। आप सोच सकते थे कि तराजू में कुछ समय ऐसा भी रहा कि सोना किसी भी देश का हो, एक तरफ हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और दूसरे तरफ गोल्ड कॉइन, वो भी 24 कैरेट का। आप सोच सकते हैं कि 24 कैरेट का गोल्ड, यानी आज के जमाने में 60 लाख रुपए केजी, जो कि अभी काली मिर्च 1000 रुपए किलो के आसपास है, उससे भी कम है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना गुना, यानी एक
समय था कि रोमन गवर्नमेंट ने भारत में सिक्के लाने पर बैन लगा दिया क्योंकि सारे यूरोपीय सिक्के भारत में आ रहे थे गोल्ड वाले। खैर यहां तक तो हमारे यहां मुद्रा की बात हुई। अब इस मनी का रेगुलेशन कैसे हुआ, तो फिर आपको बता दें कि कुछ सिक्कों का याद रखिए जो इतिहास में आता है, जैसे आना सिक्के, 4 आना 2 आना नाम सुने हो, ये शाहजहां द्वारा चलाया गया। आना कॉइन जो है वो शाहजहां ने लागू किया था, यानी 16 आना यानी 1 रुपीज, और रुपया यह भारत का स्टैंडर्ड करेंसी है। भारत का स्टैंडर्ड करेंसी का है रुपया, और इस रुपया को चलाने वाला था शेरशाह। यह भी सिल्वर का 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का होता है, सिल्वर कॉइन, और यह चलाया था शेरशाह सूरी ने, और यह हमारा भारत का स्टैंडर्ड मनी यानी रुपया मुद्रा है। अब आपको बता दें कि जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियां आई, जैसे जैसे भारत में यूरोपीय, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, उन लोगों ने चांदी के सिक्के जारी करना चालू किए, और चांदी में प्योर होना चाहिए, यानी जितनी शुद्धता होगी। और इसलिए कि उस समय याद रहे, अभी आपके दिए हुए नोट अगर मान लीजिए 2000 का है, बहुत लोगों ने कहा कि इसमें चिप्स डाला है, सोना डाला है, कोई वैल्यू नहीं। इस रुपए का कीमत अगर कागज में देखा जाए तो बनाने में मैन्युफैक्चरिंग 5 रुपए से भी कम आते हैं, लेकिन उस समय जो चांदी का सिल्वर कॉइन्स होता था उसका मूल्य और सिल्वर का मूल्य इक्विवेलेंट होता था, इसलिए मुद्रा कोई भी जारी करे लोगों को फर्क नहीं, वो चलने से था। अंग्रेजों ने सबसे पहले टकसाल जो लगाई, यानी जहां मिंट जिसको बोलते हैं, मुद्रा ढलाई होती है, वो बंगाल में लगाई। इसके बाद उनकी जितने भी बैंक बने वो टकसाल को चलाए। तो सबसे पहले हमने अभी तक मुद्रा के बारे में जाना, और आधुनिक मुद्रा के बारे में M1, M2, M3 इसके बाद बनाएंगे। उसके बाद हम जाने बैंकिंग सिस्टम। देखिए, व्हाट इज बैंक? बैंक किसे कहते हैं? जनरली लोग कहता है कि जहां पैसे का लेन देन हो, यानी डिपॉजिट हो और विड्रॉ किया जाए, उसे बैंक कहते हैं। जी नहीं, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यह एक वित्तीय संस्थान है जो कई कार्य करती है। पहला, एक्सचेंज, रुपयों का लेन देन। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मामूली दुकान भी पैसा लेता है और पैसा देता है, इसका मतलब वो बैंक नहीं हुआ। इसमें क्या करता है, जमा धनराशि पर यानी डिपॉजिट पर ये क्या करता है, दे गिव इंटरेस्ट, ब्याज देता है, और लोन पर ये क्या करता है, तो भी ब्याज लेता है। इसमें ब्याज देता है और इसमें ब्याज लेता है। इसके अलावा भी बहुत कार्य देता है आपको, चेक फैसिलिटीज, एटीएम फैसिलिटीज, इंटरनेट बैंकिंग, लॉकर सुविधा, इस प्रकार की कई वो सुविधाएं देता है। देखिए, जब बैंक नहीं थे तब क्या होता था ये जानिए। देखिए, बैंक का मतलब जनरली बचपन से ही हम लोग सुनते हैं कि उसमें पैसा, पिगी बैंक आपने सुना होगा कि हम सेविंग करते थे। तो पुराने जमाने में लोग सेविंग के लिए
बहुत सारा काम करता था। पहला काम क्या करता था कि अपने घरों में घड़ा में कॉइन्स रख के और उसे जमीन खोदकर डाल देता था या दीवालों में चिपका देता था। बहुत पुराने अगर मिट्टी के दीवार हैं तो गिराए जाते हैं तो सिक्के मिलते हैं। लोग उसे छुपाने, चोरों से छुपाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था, यहां तक कि राजा महाराजा अपने खजाना को बना के उसके ऊपर एक मंदिर बना देता था ताकि लोग ना मंदिर तोड़ेगा ना खजाना पाएगा। भारत का पद्मनाभम मंदिर सबसे धनी, सिंपल यही का केस रहा होगा। लेकिन इसके अलावा जो धनी नहीं थे वो लोग क्या करते थे, तो अपने धन को मंदिरों में यानी 1200 1000 से लेकर 1200 एडी के बीच में ये लोग क्या करते थे कि मंदिरों के पास बहुत सारे भगवान का घर है उसमें बांध देते थे और पुजारी भी उनके रखवारी करते थे। यहां तक कि अगर कोई धन या गहना बंधा हुआ है और फट रहा है तो लोग, यानी कि लोग नहीं, ब्राह्मण ही उसे फिर खोल के नया कपड़ा बांध देते थे। यानी इतनी ऑनेस्टी थी लोगों में कि मंदिर से हम कैसे उठाएं, वहां भगवान मौजूद है। धर्म से लोग डर था। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण हुए और मुस्लिमों ने यही सॉफ्ट टारगेट किया, क्यों? क्योंकि अगर हम राजा से लड़ते हैं तो खून खराबा होगा। मंदिर में सिंपल पुजारी है, उसकी हत्या करो और सारा सोना लूट। लोग वहां पर भी धरने से चूक गए। आपको यह चीज बता दें कि भारत में 90% संबंध जो बिगड़ते हैं वो केवल धन से, रिश्तेदारी भी केवल उधार लेने और उधार न देने से ही बिगड़ते हैं। यह संबंध खराब होने का 90% केवल उधार है। कुछ लोग उधार देकर उन्हें नहीं लौटाने से संबंध खराब होते हैं और कुछ लोगों का अगर वो दे चुके हैं तो उसे वापस नहीं मिलता, इसलिए संबंध खराब होते हैं। जनरली नए संबंध जो होते हैं वो नया नया शादी हुआ और लड़के ने कुछ पैसे उधार मांग लिए तो जनरली वैसा ही होता है। अगर हम बात करें मध्यकाल यानी 1700 से लेकर और अभी तक, अगर पुरानी हिंदी फिल्में देखेंगे तो उसमें मनी लेंडर, साहूकार, ये लोग क्या करते थे कि लोगों से पैसे लेते थे। मदर इंडिया फिल्म में आप इसे अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे 10 रुपया कोई लेता है और टके तो ब्याज मंथली चलता है, ध्यान दीजिए, मासिक जो है 2 रुपए के हिसाब से पर मंथ। अगर उसने 5 महीने तक नहीं चुकाया तो ये 10 रुपए, और जैसे ही अमाउंट यानी प्रिंसिपल के साथ जुड़कर अमाउंट बनता था, यानी 10 रुपया जुड़कर 20 रुपया हो गए, तो अब इस पे ब्याज चलते थे। और इस ब्याज के कुचक्र में एक किसान मजदूर बन जाता था। क्यों? क्योंकि वह पैसा वो चुका नहीं पाता था और वो 10 रुपए 100 रुपए में बदल जाते थे और उसे अपने जमीन से हाथ धोना पड़ता था। जाहिर सी है कि हमारे यहां बहुत सारे प्रपंच, शादी विवाह जैसे खर्चीले चीज रहते थे और उस कंडीशन में उस बेचारे की हालत खराब हो जाती थी। तब इस प्रकार आधुनिक बैंकों की शुरुआत बाकी विदेशों में तो बहुत पहले हो गया, हम इंडिया की बात करेंगे और इंडिया में कब से शुरू हुआ और इसका क्या हाल है इसके बारे में चर्चा। मॉडर्न टाइम में यानी अभी कैसे शुरुआत हुई, तो कहा जाता है कि सबसे पहले 1770 में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। ये
एक अंग्रेजी कंपनी थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने विदेशी पूंजी से इसकी शुरुआत की। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, उन्हीं के कुछ सहयोगी लोग ने चालू किया। और आपको बता दें कि भारत में ये जो लैंड लेने वाले कर्जदार बोले कि हम यहां पैसा, क्योंकि यहां के अधिकारी यहां पैसा कमाते थे, और उस पैसे को इन लोगों ने उधार लिया और बोला कि इंग्लैंड में चुका देंगे। इस बैंक का सारा पैसा ड्रेन होकर इंग्लैंड चला गया और वहां किसी ने नहीं चुकाया, तो ये पूरी तरह से बैंक फ्लॉप हो गया, ये पूरा बैंक समाप्त हो गया। और अब चूंकि भारत सरकार को चलाना था और भारतीय मुद्रा बनानी थी, क्योंकि मुगलों का डिक्लाइन हो चुका था, सारा हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसे चलाने के लिए भारत के तीनों प्रेसिडेंसी एरिया में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में बैंक की शुरुआत। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल जो कि कलकत्ता में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किया। ये तीनों प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में ये बैंक स्थापित किए। इन्हीं बैंकों के अंदर टकसाल यानी मिंट स्थापित किए, जहां सिक्कों का ढलाई होता था। इसके बाद कागजी नोट जिसको बोलते हैं, करेंसी नोट, ये जारी किए 1860 में। याद होगा 1857 की रिवोल्ट के बाद EIC समाप्त हो गया और अंडर क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने 1860 में कागजी नोट जारी करने का अधिकार दे दिया। यही तीनों बैंकों को एक साथ मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। और यही इंपीरियल बैंक आगे चलकर जब देश आजाद हुआ तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में उभरा। इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब एक और बैंकिंग में क्रांति तब है। यहां तो गवर्नमेंट की बात करें, भारत का एक और क्वेश्चन आता है कि यह भी विदेशी पूंजी से, विदेशी प्लस भारतीय, अलेक्जेंडर एंड कंपनी का यह फ्लॉप होने के बाद फिर एक बार कोशिश किया गया 1881 में। आपको बता दें कि 1860 में जब कागजी नोट जारी किए तो कुछ कंपनियों ने मिलकर अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की। अवध कमर्शियल बैंक में कहा जाता है कि वहां के अवध के नवाब का भी पैसा लगा हुआ था और वह कंपनी डिक्लाइन कर गई। आज भी उस बैंक का डिविडेंड लगभग 10 लाख से अधिक रुपए में आता है और वहां के जो नवाब के खानदान के लोग हैं, किसी को 100 रुपया, किसी को 5 रुपया नवाबी मिलती है, उसी बैंक का डिविडेंड आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, चूंकि इसमें विदेशियों का पूंजी लगा था इसलिए नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट इंडियन, पहला पूर्णतः स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई और यह पूछता है पहला देशी बैंक है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के बाद धीरे धीरे लोगों के विचार में स्वदेशी आने लगा था और 1905-6 में स्वदेशी मूवमेंट हुए थे। इस स्वदेशी मूवमेंट का परिणाम न केवल
फ्रीडम स्ट्रगल पे पड़ा, बल्कि इसका परिणाम बैंकिंग सेक्टर में भी पड़ा और बहुत सारे लोगों ने सरकारी बैंकों को छोड़कर स्वदेशी बैंक अपनाए, जिसमें इलाहाबाद, केनरा बैंक, देना बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो इसी पीरियड में खुले। और इन बैंकों के होते हुए जब देश आजाद हो रहा था 1947 तक, तो लगभग भारत में 500 से भी अधिक बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सिस्टम चालू थे। भारत के पास बहुत बड़ी चमक है। अब देखिए, बैंकिंग में दो स्वरूप होते हैं, दो स्ट्रक्चर हैं, उसके बारे में दो अलग अलग। पहला बैंक जो होता है वह होता है सेंट्रल बैंक, और दूसरा कमर्शियल बैंक। यानी केंद्रीय बैंक जो हमारा आरबीआई है, और कमर्शियल बैंक कैसे स्वरूप है इसके। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और दूसरा निजी क्षेत्र। ये आपको ICICI, HDFC, इसमें भी दो पार्ट हैं, एक देसी और दूसरा विदेशी बैंक। और ये इसके अलावा NBFC, RRB, रूरल रेगुलेटरी बैंक, नाबार्ड, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या क्या स्वरूप है। देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना के पीछे बहुत बड़ी मंशा थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के बाद भारत में कई बैंकों का उभार होने लगा। कई बैंकों का कहने का मतलब कि देसी बैंक बन रहे थे, छोटे मोटे
कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन रहे थे जिसमें पूंजी खोने का खतरा बना रहता था। फिर मनी कंट्रोल बिल्कुल नहीं थे तो लोगों को भय बना रहता था। इसी सोच पर शुरुआत में 100 रुपए के बॉन्ड से शुरू हुआ और 5 लाख शेयर जारी, यानी कुल 5 करोड़ पूंजी से इसकी शुरुआत हुई। चूंकि निजी क्षेत्रों ने इसमें 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर केंद्रीय बैंक की सुझाव की। 1934 में आरबीआई एक्ट बना और उसके तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ। चूंकि देश आजाद हो गया 1947 में और निजी क्षेत्रों के हाथों में था, प्राइवेट सेक्टर को, इसे नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज का मतलब यह होता है कि 50% से अधिक शेयर गवर्नमेंट के हाथों में हो, उसे हम राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज। तो यह क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अब चूंकि यह भारत का एक रेपुटेड केंद्रीय बैंक था, यहां तक कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान आजाद होने के बाद भी करीब 1.5 वर्षों तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके मनी कंट्रोल किए जाते थे। तो अगले वीडियो में हम आपको इसके कार्य और इसकी पावर्स के बारे में बताएंगे, साथ ही हमारे नेशनलाइज्ड बैंक या अदर्स बैंकों के कार्य, उसके साथ ही बैंक जो सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।